नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आज हम मुगल वंश पढ़ेंगे जिसमें हम बाबर को कंप्लीट पढ़ेंगे, पूरे डिटेल्ड में पढ़ेंगे। बस आपको शांति से ध्यान से समझना है, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको बहुत ही रेयर केस में बहुत ही सेलेक्टिव जगहों पर मिलता है साथियों। तो इस क्लास को देखने के बाद आपको मुगल वंश में जो बाबर है उसकी पूरा इतिहास ए से लेकर के जेड तक पूरा इतिहास आपको मालूम पड़ने वाला है। तो क्या करना है आपको साथियों, सबसे पहले आपको, आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये जो क्लासेस चल रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही हैं आपके भविष्य को लेकर के, आपके करियर को लेकर के। ठीक है भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करें तो ये मुगल साम्राज्य, ठीक है। और ये बाबर था पहले। तो जो मुगल वंश है उसमें 316 वर्षों तक इसने शासन किया है। कब से लेकर के कब तक? इसने 1526 से लेकर के 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति जब तक, यानी कि 1858 एंड 1858, यानी कि ये कुल मिलाकर के 316 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। और जो अकेला बाबर है उसने कब से कब तक शासन किया था? 1226 से लेकर के 1526 से लेकर के 1530 तक। अब यहाँ पे इसकी पहले कुछ की पॉइंट समझिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। मुगल वंश में जो संस्थापक था जहीरुद्दीन बाबर था। उमर शेख मिर्जा इसका पिता है बाबर का, ठीक है। इसका जन्म स्थान फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था। पिता की तरफ से ये 5वीं पीढ़ी का ये तैमूर लंग से संबंधित था, यानी तैमूर लंग जो था उसकी 5वीं पीढ़ी का था कौन? बाबर, ठीक है। और ये माता की तरफ से कौन था? ये 14वीं पीढ़ी का चंगेज खान से संबंधित था। इतनी बात क्लियर, यानी कि इसकी नसों में जो खून दौड़ रहा है वो किसका दौड़ रहा है? इसकी नसों में खून बहुत ही खूंखार लड़ाका का दौड़ रहा है। ये तैमूर लंग भी बहुत ही खूंखार लड़ाका था, बहुत ही क्रूर शासक था। उसी प्रकार से चंगेज खान भी बहुत ही क्रूर शासक था, ठीक है। ये मंगोल से आया था। ये मंगोल, पहले ये जो मंगोल मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है, वही मंगोल का जो संस्थापक माना जाता है, एक तरह से उसी का वंशज है ये चंगेज खान, ठीक है। अब माता की तरफ से कौन था? चंगेज खान का ये वंशज था। पिता की तरफ से, इतना बात क्लियर। अभी इसका जो वंश था वो चगताई वंश था। अभी एक बात समझिए, यहाँ पे बात क्या समझिए, बात ये समझनी है आपको कि जो उमर शेख मिर्जा था, इसका ड्रीम क्या था? इसका ड्रीम था कि मुझे समरकंद पर कंट्रोल करना है। अब ये समरकंद क्या था? समरकंद एक ऐसा स्थान था, एक ऐसी जगह थी जिस राजा का कंट्रोल हो जाता था वो राजा पूरे एशिया पर कंट्रोल कर सकता था। जैसे हम अपने भारत में हम दिल्ली पर कंट्रोल करते थे तो पूरे भारत पर कंट्रोल हो जाता है, उसी प्रकार एक समरकंद था। समरकंद पर अगर किसी ने कंट्रोल कर लिया तो पूरे एशिया पर उसका कंट्रोल हो जाता था। तो इसका ड्रीम था कि उमर शेख मिर्जा ये चाहता था कि मुझे समरकंद पर अपना आक्रमण करके और इसको हथियाना है। इसका जो ड्रीम था वो पूरा तो नहीं हो पाया, क्योंकि इसकी जो डेथ थी वो डेथ हो गई थी। ये कबूतर उड़ा रहा था तो इस दीवार गिरने की वजह से ये दीवार इसके ऊपर गिर गई और इसकी डेथ हो गई। इतनी बात क्लियर। और इसके बाद जब इसकी डेथ होने के बाद उस टाइम पे जो बाबर था वो कितने वर्ष का था? उस टाइम पे बाबर 11 वर्ष 4 माह का था, क्योंकि इसके पिता की मौत 1494 में हो गई थी। और बाबर का जन्म जो हुआ था वो 14 फरवरी 1483 को हुआ था। इतनी बात क्लियर। यानी कि ये 11 वर्ष की अवस्था में, 11 वर्ष का तो एक बालक ही होता है, आप अंदाज़ा लगाइए। 11 वर्ष का ये कुल मिलाकर के ये संस्थापक बन गया अपने एक मुगल वंश का। अब कैसे संस्थापक बना? इसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। वैसे ये बहुत लड़ाकू था। ये जब बच्चा था जब ही इसका शरीर ऐसा था कि बहुत ताकतवर और बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन इसमें एक कमी थी, ये शराब ज़्यादा पीता था और मांस भी खूब खाता था, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी है, जब ये शासक बना, किसका शासक बना? ये फरगना का शासक बना था। किसका शासक बना था? फरगना का, क्योंकि इसका पिता भी फरगना का शासक था। इसके पिता की डेथ होने के बाद ये फरगना का शासक बन गया। अब शासक तो बन गया, इसके जीवन में कठिनाई ये थी कि इसका जो यानी कि बाबर का जो मामा और बाबर का ताऊ, ये दोनों फरगना को हथियाना चाहते थे। ये इसकी कठिनाई थी। तो ये इससे लड़ने के लिए बहुत ही उत्सुक था और अपने फरगना को जाने नहीं देता था। कुल मिलाकर के ये है इसका ड्रीम था। इसका भी ड्रीम वही था, समरकंद पर अपना कंट्रोल करना। लेकिन इसके पिता की डेथ के बाद ये इसने अपनी ड्रीम को पाना चाहा तो क्या हुआ था, इस टाइम पर जो पंजाब में जो शासन कर रहे थे वो दौलत खान लोधी थे, और राजस्थान में शासन कर रहे थे राणा सांगा, और जो साउथ में थे वो थे, अपने भारत की बात बता रहा हूँ मैं, ये विजयनगर में ये थे कृष्णदेव राय, और मुसलमान थे, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, मतलब मुसलमान शासक, यानी कि यहाँ पे जो मुसलमान शासक थे वो बरार क्षेत्र के थे। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर, ये किसके राजाओं के क्षेत्र हैं? ये मैंने अभी अभी आपको पिछली क्लास में बताया। ये जो क्षेत्र हैं वो विजयनगर साम्राज्य में, एक तो हरिहर और बुक्का ने वो तो स्थापना करी थी विजयनगर साम्राज्य की, उसके साथ ही एक पैरेलल एक वंश
चल रहा था, उसका क्या नाम था, बहमनी साम्राज्य। तो ये बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र थे, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया। ठीक है, उस टाइम पे ये सारे राजा शासन कर रहे थे जब ये बाबर के आक्रमण भारत में होने लग गए थे, जब की बात बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका उद्देश्य समरकंद को पाना था। इसने इसी कारण से पहला प्रयास किया, पहला आक्रमण किया बाबर ने 1494 में। 11 वर्ष की अवस्था में इसने पहला आक्रमण किया और जो असफल रहा। और किसके विरुद्ध किया था, उस टाइम पर जो समरकंद का शासक था उज्बेक वंश का था, यानी सेनानी खां। कौन था, सेनानी खां था, उज्बेक था ये। उज्बेक मतलब एक कैटेगरी थी, तो उज्बेकों में ये कौन था, सेनानी खां था। ये समरकंद पर शासन कर रहा था। अब ये चाहता था कि मुझे समरकंद चाहिए, तो इससे लड़ना पड़ेगा। पहला प्रयास असफल रहा इसका। दूसरा प्रयास 1497 में 100 दिन का इसको नियंत्रण मिला, लेकिन ये फेल रहा। फिर इसने दोबारा तीसरा प्रयास किया 1501 में। 8 मंथ तक इसने नियंत्रण किया। 8 मंथ नियंत्रण करने के बाद ये फिर चला गया। अब कैसे चला गया, क्या हुआ था कि जो इसका सेनानी खां का जो सेनापति था, उस सेनापति ने इसकी डेथ कर दी। और डेथ करने के बाद ये 8 मंथ तक इसने शासन कर लिया था। 8 मंथ के बाद एक राजा था उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला बहुत ही खतरनाक लड़ाकू ये भी था। और ये आया था कहाँ से, मंगोल जो रहते थे वहाँ से ये आया था। तो मंगोल से आने के बाद इसने बाबर पर अटैक किया और बाबर को यहाँ से भगा दिया। फिर उमर अब्दुल्ला का कंट्रोल किस पे हो गया, समरकंद पर। यानी बाबर बेचारा इतना लाचार और इतना मतलब क्या कहें कि वो मतलब कुछ उसके हाथ में रह ही नहीं पा रहा है। कभी 100 दिन तक, कभी 8 मंथ तक, मतलब वो चाहता तो बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पा रहा था। अब इसने क्या किया कि भारत पर ऐसा हुआ था कि एक भारत का चित्र बनाए यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे इस साइड में जो ये समरकंद पड़ जाता है, इस साइड में मंगोल पड़ जाते हैं। तो इस साइड ये मंगोल रहते थे, तो इस साइड इसको जाना तो मतलब जा ही नहीं सकता था इस साइड। और इस पर एक ही ऑप्शन बचा था, क्योंकि समरकंद ये मतलब कोई ताकत ही नहीं थी इसके पास जो समरकंद को ये अपने कंट्रोल में कर सके। तो क्या किया इसने, अपने भारत की तरफ रुख किया, भारत की तरफ जाना इसने शुरू किया। तो सबसे पहले पड़ जाता है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान की तरफ इसने रुख किया। और अफ़गानिस्तान की तरफ रुख करने के बाद वहाँ पर जो शासन कर रहा था उलुग बेग मिर्ज़ा, ठीक है, इसकी डेथ हो गई थी। तो इसका बेटा था अब्दुल रज्जाक, जो गद्दी से हटा दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था यहाँ पे, जो अब्दुल रज्जाक था वो बहुत ही अयोग्य शासक था। और ये चाहते थे कि अब्दुल रज्जाक गद्दी पर ना बैठा। कौन चाहते थे, वहाँ के सरदार। कहाँ के सरदार, अफ़गानिस्तान के सरदार चाहते थे कि अब्दुल रज्जाक गद्दी पर ना बैठे। तो ये बात बाबर को पता चल गई। ये देख रहा था बाबर कि भाई साहब ये बहुत अच्छा मौका है, इस मौके को अगर चूक गए तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी अपनी भी। ये भाई इतना मौका पा करके और ये अफ़गानिस्तान की ओर इसने आक्रमण चला। और चलने के बाद अपनी सेना को लेकर के यहाँ पर आक्रमण किया और ये अफ़गानिस्तान को इसने जीत लिया। ठीक है, जब इसने काबुल पर अटैक करके 1504 में आक्रमण किया तो इसको जीत लिया। फिर इसने बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी इसी युद्ध को जीतने के बाद। ठीक है, बाबर का भारत पर आक्रमण अभी पढ़ेंगे, पहले ये समझ लीजिए। अब यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए बाबर के थोड़े चरित्र के बारे में समझिए। उत्तर पश्चिम जैसे ये भारत है, ठीक है, ये भारत है आपको। अब यहाँ पे जो उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम यानी कि इधर यहाँ पे ये शासन कर रहा था, तो यहाँ से ये इधर तो नहीं जा सकता था। अब यहाँ से दक्षिण पूर्व अर्थात भारत की तरफ ये आना चाहता था, तो यहाँ पे ये आने में सफल भी हो रहा था। ठीक है, इसके निरंतर प्रयास भी चल रहे थे और इसे ये अनुभव, सैनिक अनुभव इसे बहुत हो गया था। जी आक्रमण इसने किए, इन आक्रमणों से पहले ये बच्चा था लेकिन इसे सैनिक अनुभव बहुत होता जा रहा था और ये चलते 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 धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ता जा रहा था। अब क्या हुआ, भारत पर जब बढ़ रहा था तो इसने डायरेक्ट भारत पर अटैक नहीं किया है। भारत पर जो पहला आक्रमण इसने किया था 1526 में, उससे पहले इसने 4 आक्रमण कर लिए थे, यही जानने के लिए कि भारत का कल्चर कैसा है और भारत को कैसे जीता जा सकता है। तो बाबर का भारत पर आक्रमण जो पहला था वो 1518 से 19 तक ये यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था और इसने 2 क्षेत्र जीते, बाजौर और भोरा। 1519 में इसने पेशावर जीता, 1520 में इसने सियालकोट जीता और 1524 में इसने लाहौर और दीपालपुर जीत लिया। इन 4 युद्ध जीतने के बाद, हारा एक भी नहीं, इन 4 युद्ध जीतने के बाद इसका कॉन्फिडेंस जो लेवल था वो ऊपर पहुंच गया था। और जैसे ही इसका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर पहुंचा तो ये इसने पूरे कल्चर को भारत के को समझ लिया था, क्योंकि वो उसको पता चल गया था क्योंकि यहाँ के जो राजाओं के बीच में जो आपसी मनमुटाव चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा है और इसका मैं फ़ायदा उठाऊँगा। वही इसने किया।
फ़ायदा उठाया और इसने ये युद्ध जीते। उसके बाद इसने फिर आक्रमण किया 21 अप्रैल 1526 को। यहाँ पे 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध इसने लड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे किस किस के बीच ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था? तो इब्राहिम लोदी वीएस बाबर। बाबर की तरफ कौन आ गया था? आलम खां लोदी। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये डायरेक्ट भारत में तो नहीं आ गया, कैसे डायरेक्ट पानीपत का युद्ध इसने कैसे कर लिया? क्या हुआ था? क्योंकि इसके पैर जम नहीं पा रहे थे। जब ये पिछली बार ये 4 आक्रमण इसने किए थे, ये वाले, जब इसने ये 4 आक्रमण किए थे, तो ये आक्रमण करके ये भाग जाता था वहाँ पर अपने ही समरकंद या फिर अपने ही जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर ये चला जाता था, आक्रमण करके लूटपाट करके चला जाता था। लेकिन क्या हुआ 1526 में ये यहीं पर रह गया था। अब कैसे रह गया था इसकी डिटेल मैं आपको बताऊँगा। पहले ये समझिए कि जो यहाँ पर ये आक्रमण करके जब लौट जाता था तो ये इसके सैनिक ऐसे थे कि मतलब अगर ये अपने सैनिकों को समझा देता था कि मुझे यहाँ पर रहना है तो रहना है, जिहाद का नारा देता था और अपने सैनिकों को बहुत ही अपने मतलब बहुत अच्छी सैलरी देता था और सब कुछ अच्छे से इसको कंट्रोल करना आता था। अब क्या हुआ, जब इसने चाहा कि मुझे अब तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराना है, क्योंकि भारत पर अगर कंट्रोल करना है तो दिल्ली को जीतना पड़ेगा। वैसे इसका विचार नहीं था कि भारत में रही, इसका विचार जब ये युद्ध करने आया था तो इसका विचार यही था कि मैं भी यहाँ से लूटपाट करके, क्योंकि इसका जो एक्चुअल जो ड्रीम था वो था समरकंद को पाना। ये नहीं चाहता था कि मैं भारत में जाऊँ, लेकिन इसको कुछ लोगों ने एंटर करके बुलाया। पहला था आलम खां लोदी और दूसरा था दौलत खां लोदी। जो आलम खां लोदी था और इसके साथ एक दौलत खां लोदी था, इसने इसको निमंत्रण दिया कि आप आओ और भारत में आक्रमण करो और यहाँ की ज़मीन फमीन हमको लूट करके हमको दे देना और जो लूट वाला सामान है वो आप ले जाना। और इसके साथ राणा बताते हैं कि राणा सांगा ने भी ऐसा इसको निमंत्रण दिया था, लेकिन ये कोई पुष्टि नहीं होती है कि ऐसा हुआ था। कि बताते हैं कि राणा सांगा ने कहा तो था कि आप आ जाएं, लेकिन ये जब आ गया और आने के बाद जब बाबर ने अपना फैसला कर लिया कि मैं यहीं पर रहूँगा, क्योंकि जो राणा सांगा था वो चाहता था कि ये आएगा और आके लूट के ले जाएगा। लेकिन उसको जब राणा सांगा को पता चला कि भाई ये तो यहीं रहेगा, तब इसके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए दोनों के। और इसी के बाद ये खानवा के युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। आगे चल के मैं बताऊँगा उसको। तो यहाँ पे इस युद्ध में बाबर ने तो तुगलमा नीति का प्रयोग किया था, जिसमें रूमी विधि और उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। जो तोप यहाँ पे क्या हुआ था कि आप अंदाज़ा लगाइए कि जो इब्राहिम लोदी है उसके पास थी सेना तलवारों की, ठीक है, भालों की, हाथियों की। और जो बाबर आ रहा था वो अपने साथ क्या लेकर आ रहा था? बहुत ही टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी। इसके पास तोपें थी, इसके पास AK-47 लाइक जैसी मतलब राइफलें थी और उनको लेकर के आ रहा था। अब आप अंदाज़ा लगाइए, तलवारों से ऐसे लड़ते थे मतलब कि तलवारों से गोलियां रुक जाएंगी। अब अंदाज़ा लगाइए। अब ये इसके पास कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, बाबर के पास अपनी पूरी टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा था। भले ही बाबर के पास सेना कम थी, लेकिन टेक्नोलॉजी हाई थी। इसी की वजह से इसके 1 लाख सैनिक इसने मात्र 50,000 सैनिकों ने मार दिए थे इसके, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। युद्ध में तोप का प्रयोग किया था। तोप का संचालन कर रहा था कुली खां और बंदूक का संचालन कर रहा था मुस्तफ़ा घाट। इतनी बात क्लियर। और इसी वजह से इब्राहिम लोदी यहाँ पे मारा गया, क्योंकि बताते हैं कि इसकी जब तोप के गोले चलते थे तो इसके हाथी ऐसे भागते थे और इनके हाथी जब भागे तो इनके हाथियों ने ही आधी सेना कुचल दी, इसकी खुद की सेना, ऐसा बताते हैं। ठीक है, अब खानवा का युद्ध क्यों हुआ? अब खानवा का युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि खानवा क्षेत्र जो पड़ जाता है वो पड़ जाता है राजस्थान के क्षेत्र में। किसके अंडर में था ये राणा सांगा के अंडर में था। अब राणा सांगा चाहता था कि यहाँ पे ये आएगा और लूट के लेके चला जाएगा, लेकिन जब राणा सांगा को पता चला कि ये तो यहीं रहेगा, क्योंकि उसको दिख गया था बाबर को कि यहाँ पे रहना बहुत अच्छा है और यहाँ की जलवायु वगैरह सब कुछ अच्छी है। पहले शुरुआत में तो इसके सैनिक मना कर रहे थे कि हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, लेकिन बाबर ने बहुत अच्छे तरीके से जिहाद का नारा दे करके इनको समझाया और फिर सैनिक यहाँ पे रहने के लिए मान गए। फिर जब रहने के लिए सैनिक मान गए, क्योंकि सैनिक जा नहीं सकते थे उधर से। जब फरगना को ये छोड़कर आ रहा था तो फरगना पर कंट्रोल कर दिया था वहाँ के जो मंगोल शासक थे उन्होंने, तो वहाँ पे वो जाता तो फिर वहाँ पे उसको फिर लड़ाई करनी पड़ती। तो इससे अच्छा इसने सोचा कि मैं यहीं पर रहूँ। तो जब ये यहाँ पर रहता है तो राणा सांगा को पता चलता है, तो इसकी वजह से इसके बीच में युद्ध होता है। राणा सांगा के साथ कौन कौन थे? महमूद लोदी था, हसन खां मेवाती था और आलम खां था। ठीक है, और इसके जब युद्ध हुआ तो इनकी सेना लगभग 2:1 के रेशियो में थी। फिर भी कौन जीता इसमें? बाबर जीता, क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी।
चंदेरी का युद्ध फिर हुआ। अब चंदेरी का युद्ध होता तो मात्र 1 घंटे का युद्ध है इसमें, और मेदिनी राय को इसने ऐसे ही मार दिया था बाबर ने। ठीक है, ये 1528 में हुआ था, 26 जनवरी को। घाघरा का युद्ध क्यों हुआ था? घाघरा का युद्ध 6 मार्च 1529 को हुआ था। इसमें बाबर और महमूद लोदी और शेरशाह सूरी और नुसरत खां के बीच हुआ था। क्या हुआ था कि जो शेरशाह सूरी था, जो पहले ही बाबर के ही अंडर में था, बाबर की सेना में था, कमांडर था, तो इसने शेरशाह सूरी ने योजना बनाई क्यों ना मैं इससे अलग होकर के और ये बाबर को हराता हूँ। तो शेरशाह सूरी अलग होता है और महमूद लोदी से मिलता है, और नुसरत खां जो बंगाल का शासक था उससे मिलता है। और नुसरत खां कहता है, भाई साहब तुम चिंता क्यों कर रहे हो, जब तुम कहो तो अभी मारूं बाबर को, ऐसे बोलता है। मैं इतनी बात सुन करके उसने कहा, अरे अभी रहने दो, कल सुबह देखेंगे। और जब ये तीनों लड़ने के लिए पहुंचे तो बाबर ने इनको ऐसे लातों से मारा, मतलब धूल चटा दी इसको, और बाबर जीत गए। यहाँ पे यह जल और स्थल दोनों पर लड़ा गया था। ठीक है, और ये बाबर की जो आत्मकथा है वो बाबरनामा है। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ इसकी ट्रिक। पहला युद्ध पानीपत का, दूसरा खानवा का, तीसरा चंदेरी का, चौथा घाघरा का। तो पानी पिया, खाना खाया, चांदे का घर गया, मर गया, यानी कि 1530 आता है उसमें ये मर गया था। ठीक है, कौन? बाबर। ये बाबर के 4 युद्ध हैं भारत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। उसके बाद बाबर की आत्मकथा है। भाषा इसकी चगताई तुर्क थी, फारसी अनुवाद ये किया था, जो तुर्की में लिखी गई थी ये बाबरनामा। फारसी अनुवाद पायदा खां और अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था, और इंग्लिश अनुवाद जॉन लेडेन और एर्स्किन ने किया था। ठीक है, बाबर की जो अन्य पुस्तकें थी वो मुइयान और दीवार। जो मुइयान थी वो इस्लामिक कानून पर आधारित थी, एक दीवार थी। बाबर के कुल 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, आस्करी और हिंदाल। आत्मकथा लिखने वाला पहला शासक ये था, क्योंकि मुगल वंश में सबसे पहले इसने आत्मकथा लिखी थी। तारीख़ रशीदी, लेखक मिर्ज़ा हैदर, बाबर के समय। कौन था? मिर्ज़ा हैदर ने क्या लिखी थी? तारीख़ रशीदी, बाबर के समय। इसकी मृत्यु 1530 में हुई थी, और इसका शासनकाल 1526 से लेकर के 30 तक, ये आपको पता ही है। इतनी बात क्लियर। यानी कि बाबर मतलब अपने आप में बहुत ही लड़ाकू था, और एंड में इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1530 में। ये शराब ज़्यादा पीता था, वैसे ये हट्टा कट्टा था, बहुत मजबूत था। ऐसा बताते हैं कि जब इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हो रहा था तो इब्राहिम लोदी ने इसको जहर में, मतलब खाने में जहर दे दिया था, फिर भी ये पूरे जहर को झेल गया था। इतना ताकतवर था, इतना मतलब बहुत ही डेंजर आदमी था। फिर भी ये शराब ज़्यादा पीता था, इसकी वजह से इसके फेफड़े गल गए, और ये मतलब 1530 की अवस्था में ही मर गया। ये थी आज बाबर की क्लास, और आगे इसी प्रकार आपको पूरे के पूरे हिस्ट्री को हम कंप्लीट कराएंगे। बस आपको ध्यान से समझना है। अगर आपको ये अच्छी क्लास लगी थोड़ी बहुत, अगर हमको कुछ सुधारने की ज़रूरत है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना किस तरीके से आपको हैंड ओवर करें इस सारी चीज़ों को। ठीक है भाई, तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।